नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका भी एंकर 24 यूट्यूब चैनल पे। बहुत बहुत साथियों, आज जिस विषय पर चर्चा करेंगे, एक तो आज बाजार के अंदर कैसा कारोबार रहा, सबसे पहले इस विषय पर चर्चा करेंगे। दूसरा, ये जो सोना जिस हिसाब से भाग रहा है, क्या ये और भागेगा या ये क्यों बढ़ रहा है, इसके पीछे की क्या वजह है, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। सहारा को लेकर के सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या आदेश आया है और उसको लेकर के क्या संशोधन होने जा रहा है, किन किन लोगों का पैसा वापस मिलने जा रहा है, एक इस विषय पर चर्चा करेंगे। चौथा एक जो विषय रहेगा बड़ा, वो इस विषय पर चर्चा करेंगे कि अमेरिका का जो एक डेलीगेशन है वो भारत आने वाला है, तो क्या भारत और अमेरिका की जो डील है वो अब रास्ता साफ हो गया है, लगभग कंप्लीट ही हो गया, क्या डील होने ही वाली है। और एक विषय पर चर्चा करेंगे जिसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया है और वो जो वक्फ बोर्ड है बिल है, क्या उसको उसके ऊपर रोक लगा दी गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। इसके ऊपर पूर्ण विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले आज होने वाली बाजार के अंदर गतिविधि पर नज़र डाल लेते हैं। आज अगर एफआईआई की बात करें, विदेशी संस्थागत निवेशक, तो उन्होंने 1268 करोड़ रुपए की बिकवाली की। बात करें डीआईआई की, तो डीआईआई घरेलू संस्थागत निवेशकों ने 1933 करोड़ रुपए की खरीदारी देखने के लिए मिली, लगातार वो खरीद रहे हैं। एफआईआई की लॉन्ग पोजीशन 12% पे बनी हुई है, मतलब अभी वो थोड़ा सा अपने आप को संभाले हैं। अगर बात करें तुम्हारा सोने की, तो सोने ने लाइफ हाई बना दिया है 1,09,300 पे सोना अभी कारोबार कर रहा है। बात करें चांदी की, तो चांदी भी 1,29,000 पे पहुँच गई है। एक साल के अंदर अगर सोने को देखो तो उसने 40% का रिटर्न दिया है और चांदी ने लोगों की चांदी कर दी है, मतलब 55% का रिटर्न चांदी ने एक साल में दिया है, मतलब चांदी ने ज़्यादा रिटर्न दिए। अगर हम बात करें बास्केट ऑफ करेंसी में डॉलर का भाव क्या है, तो डॉलर का भाव जो है वो 97.98 पे बना हुआ है। और रुपये को अगर हम डॉलर के अगेंस्ट देखें कि रुपया हमारा डॉलर के अगेंस्ट कहाँ खड़ा है, तो रुपया आज थोड़ा सा मजबूती के साथ खुला है, मतलब 88.88 रुपया 20 पैसे पे हमारा रुपया अभी कारोबार कर रहा है डॉलर के अगेंस्ट। अगर बात करें तुम्हारा विक्स की वोल्टेज इंडेक्स, तो 10.47 पे विक्स बना हुआ है और क्रूड ऑयल जो है वो $67 प्रति बैरल पे क्रूड ऑयल है। बिटकॉइन की बात करें तो बिटकॉइन जो है 1,14,940 यूएसडी अमेरिका यूएस डॉलर पर भाव पे भी कारोबार कर रहा है। आज बाजार जो है सुस्त दायरे में कारोबार किया, ना आगे ना पीछे, ना ऊपर ना नीचे, कहीं भी नहीं गया, कुल मिलाकर फुल टाइम पास किया। मिड कैप, स्मॉल कैप और बैंक निफ्टी मजबूत दिखे। अगर बात करें निफ्टी की, तो निफ्टी में आज 44 पॉइंट गिर के 25,069 पर बंद हुआ। सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स 118 पॉइंट टूट गया और 81,785 पर बंद हुआ। मजबूत होने के लिए तो बैंक निफ्टी थोड़ा सा मजबूत दिख रहा था, 78 पॉइंट मजबूत हो गया, 54,887 पे बंद हुआ। अगर बात करें गिरने वालों में सबसे बड़े इंडाइसिस, तो बैंक तुम्हारा निफ्टी आईटी गिर गया 208 पॉइंट और 35,900 रुपये बंद हुआ। निफ्टी फार्मा 142 पॉइंट टूट गया, 22,198 पे वो भी बंद हुआ। निफ्टी स्मॉल के 108 पॉइंट चढ़ा और निफ्टी बीएससी तुम्हारा 354 पॉइंट चढ़ गया। बात करें आज चढ़ने वालों में ज़्यादा कुछ जोर किसने दिया, तो आज जो ज़्यादा जोर दिया वो दिया तुम्हारा पीएसयू बैंक ने, मतलब बैंकिंग सेक्टर ज़्यादा अच्छा था क्योंकि आईसीआईसीआई ने ब्रेकआउट दिया उसके कारण। जापान के बाजार आज बंद है क्योंकि वहाँ पे है हॉलीडे। काय का हॉलीडे भैया? वो बुजुर्ग डे मना रहे। बुजुर्ग डे, हाँ, हमारे यहाँ पे बुजुर्ग डे नहीं मनाया जाता क्योंकि जापान सबसे ओल्डेस्ट देश है, मतलब सबसे ज़्यादा बुजुर्ग लोग वहीं पाए जाते हैं, तो वहाँ आज बुजुर्ग डे के कारण बाजार बंद है, आज वहाँ की छुट्टी है। और अगर यूरोप के बाज़ार की बात करें तो यूरोप के बाज़ार सुस्त नज़र आ रहे हैं, मतलब मिला जुलाई कारोबार देखने के लिए मिल रहा है। डाउ फ्यूचर 152 पॉइंट गिर के अभी चल रहा है। अब देखेंगे जैसी भी सिचुएशन रहेगी अभी तक की सिचुएशन में। अब बात कर लेते हैं, आप लोगों ने अगर सहारा की चिट फंड में पैसा लगाया है तो उनके लिए खुशखबरी आ गई है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक आदेश आया है। वो आदेश में क्या है, देखो, एक बेंच इसकी सुनवाई कर रही थी। सबसे पहले ये समझ लो, सहारा जो कि 2012 में इन लोगों ने एक बॉन्ड, सहारा बॉन्ड के माध्यम से लोगों से पैसा लिया और उनको पैसा दिया नहीं, तो ये मामला सेबी ने इन पर रोक लगा दी। बोला कि आपने जो पैसा लिया है ना, ये अनलीगल है, पूरी तरह से अवैध है। तो हुआ क्या, सुप्रीम कोर्ट ने इसमें हस्तक्षेप किया क्योंकि आवेदन ज़्यादा आने लगे। अभी की डेट में अगर बात करें 1,13,509 करोड़ रुपए के आवेदन आ चुके हैं जिन लोगों को सहारा से पैसा लेना है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि जो सहारा के पास में जो पैसा है उस पैसे को सेबी के पास में जमा कर दिया जाए। और जो पैसा अभी तक सेबी के पास में जमा है,
सेंट्रल सिक्योरिटी बोर्ड ऑफ एक्सचेंज, जो कि पूरी तुम्हारा रेगुलेटरी है एक तरह से, जो म्यूचुअल फंड है, एसआईपी जो हम करते हैं, स्टॉक मार्केट है, एफएनओ है, या कोई चिट फंड वगैरह कोई लेन देन कर रहा है ना, इन इन सब को जो कंट्रोल करती है सेबी, उसके अकाउंट में अभी जो सहारा की तरफ से पैसा जमा है वो है 24,979 करोड़ रुपया। इतना जमा है जो कि 2023 में अब 5,000 करोड़ रुपया डाइल्यूट कर दिया गया था कि भाई ये पैसा बांट दो। कुछ लोगों को पैसा ये बटा भी जा चुका है, मतलब ये मान के चलो कि 5,093 करोड़ रुपए बट चुके हैं। और फिर से अब सुप्रीम कोर्ट ने उसे जो जारी की हुई डेट थी ना, उसको बढ़ा दिया है। 31 दिसंबर 2025 तक का टाइम था, उसे बढ़ा के 31 दिसंबर 2026 कर दिया कि भाई इसको 31 दिसंबर 2026 तक बढ़ाया जाए। कारण ये है कि आवेदन जो प्राप्त हुए हैं वो 1,13,509 करोड़ के हुए हैं। जो सेबी के पास में पैसा है वो है 24,979 करोड़। अभी जो 5,000 करोड़ रुपया जो रिलीज़ होगा, उस पैसे का क्या होगा? उस पैसे को जो जस्टिस है ना तुम्हारा सुभाष रेड्डी, उनके मार्गदर्शन में, उनकी निगरानी में केवल जो लीगल आदमी है ना, उन्हीं को पैसा वो दिया जाएगा अभी तक की सिचुएशन। अगर आपका भी कोई पैसा है, अगर आपको चाहिए तो आप ना crcs.government.in इस पे जाके आप अपना आवेदन दर्ज करा सकते हैं। और जो आवेदन दर्ज कराने की जो डेट है वो पहले उसको क्या है ना, जो इन्होंने 5,000 करोड़ रुपए रिलीज़ हुआ है ना, वो पहले तो जाएगा केंद्रीय रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी में, और उसमें उसके बाद जो तुम्हारा पूर्व जज है ना, उनके मार्गदर्शन में ये बटेगा। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस तुम्हारा जोस मलैया बेंगिंची, इनके मार्गदर्शन की जो पीठ थी वो जिसने निर्णय लिया कि भाई 5,000 करोड़ रुपए दें। लेकिन ये ध्यान रहे कि अगर आपका लीगल पैसा है तो ही आप आवेदन डालें, अन्यथा आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। क्योंकि पहले से ही सहारा के ऊपर जो आवेदन आ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। सहारा का जो पैसा है वो 24,000 करोड़ है। आवेदन की माने तो लगभग 1.25 लाख करोड़ रुपये लोगों का देना है सहारा। अगर बात करें कि ये सोना कब तक भागेगा या ये क्यों भाग रहा है, सबसे पहले ये मान लो कि एक्चुअल में सबसे ज़्यादा अगर फॉरेन रिजर्व की बात करें ना, तो अभी चाइना के पास में, और चाइना क्या मार्केट में डॉलर उतार रहा है। आपने एक बात देखी होगी कि जब भी डॉलर भागता है ना, तो गोल्ड गिरता है, लेकिन अभी गोल्ड भाग रहा है, डॉलर कहीं नहीं वहीं के वहीं बना हुआ है। कारण है चाइना मार्केट में डॉलर उतार रहा है और गोल्ड को कर रहा है कन्वर्ट। क्यों? चाइना के साथ में और भी जो बड़ी बड़ी कंट्री है ना, वो अब ऐसा ही कर रही है। हो क्या रहा है कि अमेरिका के जब से डोनाल्ड ट्रंप आए हैं तब से लोगों की विश्वास जो है ना ख़त्म सा हो गया है। कारण ये है कि ये कब क्या डिसीजन ले लेंगे इनको खुद नहीं पता। मतलब कभी भी अटपटे टाइप के डिसीजन लेते हैं। इन केस अगर कभी किसी देश के संबंध अमेरिका के साथ ख़राब हुए तो अमेरिका क्या करता है कि जो फॉरेन रिजर्व है, मतलब डॉलर की फॉर्म में ज़्यादातर लोग डॉलर को एक्सेप्ट करते हैं, तो जो ट्रेड करने के लिए हम फॉरेन रिजर्व रखते हैं ये उसको सीज कर देता है। ऐसे ने इसने रूस के साथ भी किया। इतने क्या, रूस के जो फॉरेन रिजर्व थे वे सीज कर दिए। उसे सीज करके जो यूक्रेन को जो मदद दे रही ना, कुछ पैसा उसमें डाइल्यूट कर दिया। अमेरिका के साथ में जो अलास्का में बात हुई थी उसमें भी रूस के पुतिन साहब ने यही बात रखी थी कि भाई जो हमारे आपने फॉरेन एसेट जो आपने सीज कर रखे हैं ना, उन्हें आप रिलीज़ कर दो। भाई सबसे मेन क्या होता है, अब जब आपके पास में डॉलर आप मार्केट में उतार रहे हो, डॉलर के अगेंस्ट में आप गोल्ड ले रहे हो, किसी भी चीज़ का जो भाव है वो क्यों बढ़ता है? भाई सबसे सिंपल फंडा है कि किसी की अगर डिमांड बढ़ जाए और सप्लाई घट जाए तो क्या होता है, उसके दाम बढ़ जाते हैं। तो गोल्ड की डिमांड बढ़ रही है, सप्लाई घट रही है, तो सीधी सी बात है अभी तो शादियों का सीजन भी नहीं चल रहा, ये भारत की डिमांड से कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो हो क्या रहा है कि जो बड़ी बड़ी कंट्रियां हैं ना, वो कंट्री जो डॉलर है ना उसे मार्केट में रिलीज़ कर रही है और उसके अगेंस्ट में डॉलर को गोल्ड में कन्वर्ट कर रही है। तो उससे क्या है कि जब कंट्री बड़े लेवल पर, मान लो किसी कंट्री को 1,000 करोड़ रुपए का गोल्ड खरीदना है, तो वो 1,000 करोड़ का गोल्ड खरीदेगी और डॉलर उतारेगी। तो डॉलर आप देख रहे होंगे कि डॉलर कहीं भी नहीं बना हुआ, 98-97 के आसपास ही बना हुआ है। और जो गोल्ड है ना, वो गोल्ड का दाम बढ़ता जा रहा है। इतना बढ़ रहा है कि पिछले साल से 40% इसके दाम बढ़ चुके हैं गोल्ड के। कारण है कि अगर किसी देश के संबंध अमेरिका के साथ खराब हुए और अमेरिका ने अपने डॉलर पर प्रतिबंध लगा दिया कि नहीं यार तुम इससे फॉरेन रिजर्व वो कर दो, तो जब उसके पास में गोल्ड रहेगा ना, तो उसका कोई भी देश से व्यापार कर सकता है। क्योंकि डॉलर के अगेंस्ट में डॉलर को टक्कर देने के लिए कोई भी जो दूसरे देश है ना, वो गोल्ड को ही मानते हैं। क्योंकि अगर आपके पास में गोल्ड है ना, तो दुनिया का कोई भी देश आपको भक्का कोई भी सामान देगा, लेकिन गोल्ड है कोई दिक्कत नहीं। इस गोल्ड इज ओल्ड, इसीलिए जो गोल्ड है उसके बाद दाम बढ़ते जा रहे। कब तक बढ़ेंगे? जब तक ये माहौल शांत नहीं हो जाता, जब तक
ये जो युद्ध वुद्ध मामला जो चल रहा है ये शांत नहीं हो जाता। अगर सब मामला सेटल हो जाता तो गोल्ड के जो दाम है वो स्थल हो जाएंगे, या हो सकता है 10-5% गिर भी जाएं, लेकिन अभी तो गिरने के आसार लग नहीं रहे। अब अगर बात कर लें कि भारत और अमेरिका की डील का मामला कहाँ तक पहुँचा, तो अमेरिका का एक डेलीगेशन जो है वो आज रात को भारत पहुँचने वाला है। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के बारे में क्या बोला है, क्योंकि खबरें ऐसी भी चल रही हैं कि अमेरिका ने बोल दिया है कि भारत के ऊपर आप टैरिफ लगाओ, हम और लगाएंगे। रियल में क्या है कि डोनाल्ड ट्रंप इस बात को भांप चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने बयानों में भी कहा कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि हमने भारत को हल्के में ले लिया और हमने भारत से टैरिफ लगा के अपने संबंध खराब कर लिए। ये डोनाल्ड ट्रंप ने बोला भी है। दूसरी बात, अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप ने नाटो को बोला है कि भाई एक काम करो, आप चाइना के ऊपर ना टैरिफ लगा दो और फिर मैं भी लगा दूंगा। मतलब पहले आप लगा दो फिर मैं लगाऊंगा। पहले अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने ईयू मतलब यूरोपियन यूनियन को लपेटा कि आप लगाओ। अब अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप वो बोल रहे हैं कि भाई नाटो वालों को मतलब तुम लगा दो। मतलब जो डोनाल्ड ट्रंप ये बोलते थे कि यार मैं आ जाऊंगा तो 24 घंटे में युद्ध रुकवा दूंगा, अब उनसे युद्ध तो रुक नहीं रहा है। उल्टा उनकी सिचुएशन ऐसी फंस गई है कि वो बोल रहे हैं यार कोई तो युद्ध रुकवा दो, बस नोबेल पुरस्कार मुझे दे दो। युद्ध कोई और रुकवा दो, नोबेल पुरस्कार मुझे दे दो। परेशानी इतनी बनी हुई है डोनाल्ड ट्रंप के साथ। अब भारत के साथ में डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ लगा के गए हैं फंस। वो बात भी सही है। हालांकि भारत चाहे तो इसे WTO में ले जा सकता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में, कि भाई आपने हमारे ऊपर क्यों टैरिफ लगाया, किस आधार से लगाया, जबकि चाइना भी खरीद रहा है। तो इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना को, अपने नाटो के देशों को बोला है कि आप चाइना के ऊपर टैरिफ लगाओ और फिर मैं भी लगाऊंगा। और साथ में ये भी बोला है कि भाई अगर प्रयास हो, तुम अगर ऐसा चाहो तो यार तुम जो खरीद रहे हो ना, मतलब रूस से जो एनर्जी वगैरह खरीद रहे हो वो मत खरीदो। अपन जब युद्ध रुक जाएगा ना उसके बाद खरीद लेना। तो इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि डोनाल्ड ट्रंप अब युद्ध के वाले मामले पे असहायता महसूस कर रहे हैं और उन्होंने भारत के ऊपर जो टैरिफ लगाए हैं ना उसमें वो अब अकेले से पड़ते नजर आ रहे हैं। मतलब हताश से महसूस हो रहे हैं। कारण कारण ये है उसके पीछे का, क्योंकि भारत एक बड़ी अर्थव्यवस्था है और भारत जिस तरह से भारत का झुकाव चीन की तरफ को बढ़ गया। भारत ज़्यादातर जो व्यापन है, हथियार हैं, वो या तो रूस से खरीदता है और या फिर फ्रांस से खरीदता है। थोड़ी बहुत F-35 को खरीदने की जो उम्मीद थी वो डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ लगा के खो दी। भारत के ऊपर जो डोनाल्ड ट्रंप ने बेइंतहा बेमतलब के टैरिफ लगाए हैं उनसे भारत काफ़ी, मतलब जो अंदर जैसा डोमिनोज है या अमेरिका के जो प्रोडक्ट हैं उनका डाटा तो धीरे धीरे जाएगा ही ना। हम लोग जब कंजक्शन पर, जैसे मान लो किसी ने अमेजोन का कोई ऑर्डर बुक कर दिया, पता चले वो 4 दिन में आया, आने से 1 दिन पहले कैंसिल कर दिया, तो वो सब चीज़ें कहीं ना कहीं कंपनियों को नुकसान पहुंचाती है। तो जो ये CEO हैं, बड़े बड़े कंपनियों के CEO, जब ये बताएंगे उन्हें कि यार नहीं आपने गलत किया, भारत के साथ ऐसा नहीं करना था, तो अब क्या है कि बात पलटी पाती नजर आ रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया कि हमारी डील जल्दी हो सकती है, हमारे वाणिज्य मंत्री ने बोल दिया, और अमेरिका का एक डेलीगेशन है जो आज भारत रात को आने वाले है। अब हमारी बात हो सकती है। वक्फ बोर्ड को लेकर के माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो आज फैसला आया उस फैसले पर थोड़ा सा विचार डाल लेते हैं, नज़र डाल लेते हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ बोर्ड की जो 2 धाराएं थी उन्हें ख़त्म कर दिया, मतलब उन पर स्टे लगा दिया है। पहला क्या था? सबसे पहला तो ये था कि जो कलेक्टरों को दी गई थी पावर कि आप इन वक्फ की जो रजिस्ट्रेशन है उसे आप करोगे और उसकी जो रिपोर्ट है कि ये भूमि विवादित है या नहीं है वो सौंपोगे आप सरकार को। उस पर जो सुप्रीम कोर्ट है उसने रोक लगा दी है। रोक की किस लिए लगाई है? उन्होंने इसको दिया है अनुच्छेद 30A, मतलब 301 जो संपत्ति का अधिकार है उसमें कलेक्टर को ये पावर नहीं है कि आप किसी की जो राइट टू प्रॉपर्टी का जो अधिकार है ना वो बिना किसी कानून के हस्तक्षेप के कि आप बोल दो कि ये प्रॉपर्टी वक्फ की है या ये प्रॉपर्टी किसी सिंगल व्यक्ति की है। मतलब उसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट का कहना ये है कि जो राइट टू प्रॉपर्टी है ना उसका हनन हो रहा है, तो इसके लिए तो उन्होंने ये अधिकार को। दूसरी बात उन्होंने बोला कि अनुच्छेद 14 भारत के जो संविधान में अनुच्छेद 14 है जो कि सबको समानता का अधिकार देता है कि भाई हमें किसी भी रिलीजन, किसी भी धर्म या किसी भी लिंग के आधार पे आप अलग नहीं देख सकते, तो सबको समानता का अधिकार देता है। तो इसलिए उन्होंने ये एक इस पर भी स्टे लगा दिया है और इसको कानून ने बोला है कि भाई आप ना इसमें अंदर जो राज्य सरकारें हैं वो कानून बनाएं। कैसे कि जो 5 साल से पहले से, मतलब 5 साल के अंदर से सपोज करो रह रहा है इस्लाम के अंदर, तो वो अपनी प्रॉपर्टी वक्फ नहीं कर सकता। वक्फ मतलब हमारे यहाँ जैसे दान देना होता है हिंदू धर्म में, ऐसे ही मुस्लिम अपनी प्रॉपर्टी को वक्फ करते हैं, तो वक्फ नहीं कर सकता। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने एक तो ये लगा दिया स्टे लगाया। इस पर तो ये बोला है कि ये केवल
जब तक है जब तक जो राज्य सरकारें कानून नहीं ले आती। लेकिन इसके जो जिनको कंटिन्यू रखा है वे हैं, ये बोला गया है कि जो केंद्रीय वक्फ है या राज्य वक्फ है ना, उसमें ना जो गैर मुस्लिम है ना, उनकी जो सीमा है वो स्थापित कर दी। जैसे मान लो जो केंद्र का वक्फ बोर्ड है ना, उसके अंदर 4 गैर मुस्लिम रखे जाएंगे। जो राज्य का वक्फ है उसमें 3 गैर मुस्लिम रखे जाएंगे। साथ में ये भी बोला माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कि भाई इसमें आपको जो सीईओ है ना इसका, वो प्रयास करना कि वो मुस्लिम ही बने, अगर कहीं हो संभव तो। बाकी जो आपको रजिस्ट्रेशन वगैरह है वो सब करना पड़ेगा, इसका हिसाब किताब आपको रखना पड़ेगा। बट एक चीज़ और बोलती कि जिस तरह से जब तक कोई ट्रिब्यूनल मतलब या सुप्रीम कोई न्यायिक पालिका के द्वारा कोई निर्णय नहीं आ जाता, जब तक उसमें तीसरा पक्ष मतलब कलेक्टर ना उसका कोई फेरबदल कर सकता है, ना उस पर कोई कब्जा कर सकता है, ना उसकी कोई रजिस्ट्री या कोई विवादित बोल सकता है कि ये प्रॉपर्टी विवादित है। माननीय सुप्रीम कोर्ट का कहना ऐसा है कि भाई इसमें किसी के जो मूल अधिकार है उनका भी हनन ना हो, समानता का भी अधिकार का हनन ना हो। ऐसा ना हो कि भाई किसी एक ही व्यक्ति के पास में पूरी पावर पहुंच जाए। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया इससे दोनों पक्ष सहमत हैं। जो हिंदू पक्ष है वो भी सहमत है और जो मुस्लिम पक्ष है वो भी सहमत। जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ये अपील दायर की थी ना, उनका कहना ये था कि इस तरीके से जो कलेक्टर है, जो रेवेन्यू अधिकारी है, उसको जो पावर है वो ज़्यादा मिल जाएंगे। कारण कि अगर आपने बोल दिया कि जो राजस्व अधिकारी है, राजस्व अधिकारी आप सभी जानते हैं कि कलेक्टर होता है, कि उस अपने हिसाब से वो किसी भी प्रॉपर्टी में करेक्शन कर सकता है, अपने हिसाब से ही वो किसी ना किसी को बोल सकता है कि ये प्रॉपर्टी विवादित है, वो विवादित। जबकि इनका कहना ये था, जो याचिका करता थे, कि भाई ये डिसाइड करने का अधिकार कि ये प्रॉपर्टी किसकी है, मतलब ये न्यायपालिका का अधिकार है, और आप ये शक्ति जो है वो किसी एक व्यक्ति को दे रहे, तो इससे क्या है कि मनमानी बढ़ जाएगी। मनमानी मतलब कलेक्टर जैसे किसी प्रॉपर्टी पे विवाद चल रहा है, उसको लेकर के अगर उनने अपने यहाँ करेक्शन कर दिया कि ये प्रॉपर्टी विवादित है, तो उसे विवादित मान लिया जाएगा विदाउट एनी एडवेंस, अगर बिना किसी उसके बिना किसी कानूनी वो सहायता के। तो ऐसा कहना है माननीय सुप्रीम कोर्ट का कि भाई अगर किसी जो अब तक जब ये कानून आया इससे पहले जो मामले चल रहे हैं वो तो वहीं चलते रहेंगे जहाँ पहले से चल रहे हैं। मतलब अगर कोई मामला ट्रिब्यूनल में चल रहा है, जो इनके मुस्लिमों का जो वक्फ बोर्ड का अलग से न्याय की व्यवस्था बना रखी है इन्होंने, ट्रिब्यूनल, अगर वहाँ पर ट्रिब्यूनल में चल रहा है वो चलता रहेगा। लेकिन अब जो है डायरेक्ट या तो जो जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट या तो वहाँ का लोअर कोर्ट, सेशन कोर्ट, जैसे हमारे सबके मामले चलते हैं वैसे ही, और या फिर जो ट्रिब्यूनल में है, जब तक इन दोनों पक्षों की तरफ से कोई फैसला नहीं आया था तब तक जो तीसरा व्यक्ति है ना उसका हस्तक्षेप नहीं होगा। क्योंकि जो राइट टू प्रॉपर्टी है, एक तो उसका हनन हो रहा था जो कि भारत के अनुच्छेद 300A में लिखा है, संपत्ति का अधिकार, तो उसकी जो सीमित शक्ति है उनका उल्लंघन कर रहा था ये, उस पर स्टे दिया है। कि भाई स्टे का मतलब सीधा ये है कि भाई सरकार के जो राज्य सरकार है उनके पास में ऐसा कोई कानून नहीं है, तो पहले कानून बनाओ, उसके बाद उसे फिर अपने यहाँ पर राज्य में लागू करो। उसके बाद में आप फिर ये डिसाइड कैसे होगा कि भाई ये 5 साल से रह रहा है, ये व्यक्ति हिंदू मतलब मुस्लिम में है, इसका आप मतलब इसको आप क्लियर कैसे करोगे कि यार ये व्यक्ति 5 साल से मुस्लिम धर्म को अपना रहा है, उस बात का एविडेंस क्या है, उसके लिए आपके पास में कानून क्या है। और ऐसा कोई कानून अभी एडजस्ट करता ही नहीं है भाई, भारत में भी इस तरह का कोई कानून ही नहीं है। जैसे जैसे आवश्यकता पड़ती जा रही वैसे वैसे कानून में फेरबदल होते जा रहे हैं। तो एक तो इस पर स्टे लगा दिया है और राज्य सरकारों को निर्देश दिए कि भाई इस पर राज्य सरकार कानून बनाए। दूसरा, जो कलेक्टर को जो असीमित शक्ति प्रदान की गई थी, भाई ये बोला कि कलेक्टर असीमित शक्तियों के साथ में नहीं रहेगा, उसकी कुछ मर्यादाएं हैं। मर्यादा से मतलब ये है कि जब तक ट्रिब्यूनल या न्यायपालिका का कोई आदेश नहीं आया था, जब तक वो अपने से ना तो उनमें कुछ करेक्शन कर सकता है, ना उसका जो आइडेंटिटी बदल सकता है, ना किसी भी तरह का कोई पक्ष धर सकता है। वो पहले फैसला न्यायिक के माध्यम से होगा, उसके बाद ही आपका न्याय माना जाएगा। ऐसा नहीं कि मतलब कुछ भी, ये दोनों पक्ष सहमत भी हैं, हालांकि इससे कोई दिक्कत वाली बात है नहीं जहाँ तक देखने के लिए मिल रहा है। अब अगर बात करें, अगर आपको स्टॉक मार्केट में काम करना है, सबसे पहले ये समझ लें कि बड़े सोच समझ कर निवेश करें, क्योंकि सेबी ऐसा बोलता है कि पहले सोचे समझे फिर निवेश करें। जहाँ भी आपको स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना है वो पहले अपने वित्तीय सलाहकार से पूछें, उसके बाद ही लगाएं। तो आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। मैं देख रहा था 77% लोग ऐसे हैं जो वीडियो कंटिन्यू देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते। कर दिया करो तो 5 सेकंड लगते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।
अगर आपको शेर खान के साथ डीमैट अकाउंट खुलाना तो नीचे दिए डिस्क्रिप्शन पे जाके आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।